गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले वीडियो जो राज्य से संबंधित जो विचार थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा कर ली थी और राज्य के अनिवार्य जो तत्व होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से तत्व अनिवार्य होते हैं राज्य के। कौन कौन से तत्व अनिवार्य होते हैं? 4 तत्व अनिवार्य होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। इस पे चर्चा हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्र राज्य हैं इनके विकास के क्या क्या अवस्थाएं रही है, इनका विकास किन अवस्थाओं से हुआ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो राष्ट्र राज्य, जो आज आप राज्य देख रहे हो, जो आधुनिक युग में जो राज्य देख रहे हो, वो राज्य सीधे नहीं, इतने बड़े राष्ट्र नहीं थे उस समय। इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, इसकी कुछ अवस्थाएं हैं। सबसे पहले जो राज्य का या राष्ट्र का जो विकास हुआ था वो कबीला के रूप में हुआ था कि एक जो परिवार होता था, परिवार जब बड़ा हो जाता था तो वो कबीला बनता था। तो ये क्या थे कबीले? जो सबसे पहले कबीले का विकास हुआ था, ये छोटे छोटे राज्य थे। कैसे थे? बिल्कुल छोटे छोटे राज्य जहाँ जनसंख्या बहुत कम थी, 400-500 जनसंख्या थी। फिर उसके बाद में प्राच्य राज्य आए। प्राच्य राज्य किस प्रकार के राज्य थे? जो नदी घाटी सभ्यता के, जो आप सुनते हो प्राच्य राज्य, यानी कि जो पूर्व के जो राज्य है उनके बारे में चर्चा की जा रही है। प्राच्य राज्य जैसे आप नदी घाटी के जो राज्य होते हैं उनके बारे में सुनते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है। जो ये पुरानी जो नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी उसके माध्यम से जो राज्य बने थे वो कौन से राज्य थे? प्राच्य राज्य थे। उसके बाद जो विकास हुए वो उनसे बड़े हुए थे यूनानी राज्य। जो प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं कि वहाँ जनसंख्या हजारों में पहुँच गई। जैसे प्लेटो के राज्य में जनसंख्या कितनी थी? 5040। उसी प्रकार आपके अरस्तु के राज्य में जनसंख्या कितनी थी? ना 10 होगी ना 1 लाख होगी, यानी कि कम से कम 40-50 हज़ार के समथिंग जनसंख्या थी। उसके बाद के जो राज्य होते हैं वो रोमन राज्य होते हैं। जो रोमन काल में जो राज्य थे, जिस प्रकार राज्य थे उस प्रकार के राज्यों की चर्चा की जाती है। ये जो मध्यकाल था, मध्यकाल में इस प्रकार के राज्यों का विकास हो चुका था। ये आज के जो राष्ट्र राज्य हैं इनकी तुलना में इतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन इन इनका जो रूप है इस प्रकार का रूप इन्होंने लेना शुरू कर दिया था। मतलब कि उस समय जो राजा थे, जैसे अपनी जो देसी रियासतें थी उस प्रकार के राज्यों का विकास हो चुका था। उसके बाद आए सामंत राज्य। सामंत राज्य भी देसी जो राज्य थे, देसी रियासतें थी उसी प्रकार के थे, लेकिन ये थोड़े बड़े रूप में थे। ये कई बार जो 5-10 जो देसी रियासतें होती थी उनको मिला के भी बनाए जा सकते थे। और उसके बाद विकास हुआ आधुनिक राष्ट्र राज्यों का। उसके बाद विकास किसका हुआ? आधुनिक राष्ट्र राज्यों का, जो आप देखते हो। आपने राज्य के विकास की अवस्था देखी। सबसे पहले कौन सी अवस्था आई थी? कबीलाई अवस्था। यानी कि सबसे पहले देखा जाए तो परिवार, व्यक्ति थे, व्यक्तियों से परिवार बना, परिवार से कबीले बने। तो कबीलों के बाद में जो ये अवस्था थी ये कुछ सालों तक चली कि कबीलाई जो राज्य होते थे वो कबीलाई राज्य होते थे, जिसमें 400-500 की जनसंख्या होती थी, वो राज्य कहलाते थे अपने आप में। उसके बाद के काल में प्राच्य राज्य, यानी कि राज्यों का जो विकास हुआ वो कहाँ होना शुरू हो गया? नदी घाटी के किनारों पर शुरू हो गया। उसके बाद में यूनानी प्रकार के राज्य आए, यानी कि यूनान के अंदर पूरी व्यवस्था होने लगे कि एक एक प्रकार की सेना होगी, उसके अंदर राजा होगा। मतलब एक जो राज्य के जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखाई देने लग गया था। फिर आया था रोमन राज्य, जिसके अंदर जो आज आधुनिक राज्य में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो तत्व आने लग गए थे। सामंत राज्य था। सामंत राज्य कृषि प्रधान राज्य था। इसमें सामंत वर्ग होता था, वो राज्य का संचालन करता था, और जो कृषक होते थे वो वहाँ की प्रजा होते थे। और उसके बाद का जो विकास है वो आधुनिक राज्य, जो आज आप देखते हो जो राष्ट्र राज्य है, जैसे जिसके पास जनसंख्या भी है, जिसके पास संप्रभुता भी है, जिसके पास सरकार भी है, जिसके पास भूभाग भी है, और वो उस पर विधि सम्मत शासन भी करता है। तो इस प्रकार के राज्यों का विकास आधुनिक काल में हुआ है। तो ये जो राष्ट्र राज्य है इनकी विकास की अवस्थाएं थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अलग अलग विचारक, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं की मर्जी से हुई या देवीय सिद्धांत से हुई है, यानी कि वो ये मानते हैं कि जो राज्य है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देवता ने की है या भगवान ने की है। इसी प्रकार कुछ राज्य देवीय सिद्धांत मानते हैं, कुछ मानते हैं सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है, कि सामाजिक समझौते हुए उसके बाद राज्य का विकास हुआ। कुछ मानते हैं
कि राज्य की उत्पत्ति एक विकासवादी सिद्धांत देते हैं कि राज्य का जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो एक विकास का जो एक विकास चलता रहता है, एक रूटीन में जो कार्य चलता रहता है उसी के थ्रू इसकी राज्य की उत्पत्ति हुई है। एक सिद्धांत और है मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। वो ये मानते हैं कि माता की सत्ता थी या पिता की सत्ता थी, उससे राज्य का विकास हुआ है। तो ये कुछ राज्य के जो विकास है कि किस प्रकार से राज्य का विकास हुआ, जो आज का राज्य है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया या उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में ये कुछ सिद्धांत थे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दैवीय सिद्धांत की। किसकी चर्चा करते हैं? दैवीय सिद्धांत की। इस प्रकार के जो समर्थक होते हैं, जो दैवीय सिद्धांत के जो समर्थक होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक जो विचारक होते हैं, वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसने की है? ईश्वर ने की है। किसने की है? राज्य की उत्पत्ति किसने की है? ईश्वर ने की है। ईश्वर ने इस धरती पे राज्य बनाया है और उसने ही राजा की नियुक्ति की है। तो इसके जो समर्थक होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो धरती पे या जो पृथ्वी पे जो राज्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है, देवताओं के द्वारा हुई है। और देवता या ईश्वर ने ही राजा नामक एक व्यक्ति को राजा बनाया है। वो ईश्वर का ही रूप है। धरती पे किसका रूप है? ईश्वर का रूप है। वो ईश्वर का समरूप है जो यहाँ के लोगों के लिए शासन करने के लिए आया, जो यहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत का समर्थन करते हैं वो क्या करते हैं, जो राजतंत्र है वो पैतृक राजतंत्र का समर्थन करते हैं कि जिस परिवार का जन्म इस संसार में हुआ है राज्य करने के लिए ही हुआ है। जो राजा है उन्हीं के परिवार का जन्म यहाँ शासन करने के लिए हुआ, तो जो उनकी संतान होती है वो ही राज्य करेगी, उसके बाद उसकी उनकी संतान। तो ये वंशानुगत जो राज्य है या जो पैतृक राज्य है उनका समर्थन करते हैं। और राज्य को जो पृथ्वी पर जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? ईश्वर से मानते हैं कि ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की है और ईश्वर ने ही राजा की उत्पत्ति की है। राजा है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है जो यहाँ शासन करने के लिए आया, जो मानव के कल्याण के लिए आया है या यहाँ के व्यक्तियों की रक्षा के लिए आया है। इसके कुछ विचारक समर्थक हैं। रॉबर्ट फिल्मर है, उसमें सबसे प्रमुख विचारक है कौन? रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है पैट्रियार्का। कौन सी पुस्तक है? पैट्रियार्का में लिखता है कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, पहला राजा भी बनाया। क्या कहता है पैट्रियार्का में, जो इनकी प्रमुख पुस्तक है, इसमें कहता है कि ईश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया था उसी मनुष्य को सिर्फ मनुष्य नहीं बनाया था, उसको राजा बना के भेजा था। क्या बना के भेजा था? राजा बना के इस संसार में भेजा। किस लिए? कि यहाँ मानव का विकास हो सके या मानव की रक्षा की जा सके। जो सेकंड इसके समर्थक है जेम्स प्रथम, वो कहते हैं कि जो पृथ्वी पे राजा होता है वो सांस लेने वाली मूर्तियाँ हैं। जिस प्रकार आप देवता की पूजा करते हो, मूर्तियों के रूप में पूजा करते हो, जो राजा है वो क्या है? वो भी एक मूर्ति है, लेकिन वो कैसी मूर्ति है? सांस लेने वाली, जो सजीव रूप में इस धरती पे उपस्थित है आपकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार के राज्य के समर्थन मनु भी करते हैं। मनु के अनुसार अन्याय और अत्याचार को दूर करने के लिए ईश्वर ने राजा को धरती पर भेजा था और राजा के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हो गई। तो ये तीन विचारक थे जो देवी सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे। कौन कौन थे? रॉबर्ट फिल्मर, जो अपनी पुस्तक पैट्रियार्का में इसका समर्थन करते हैं, फिर जेम्स प्रथम और फिर मनु। तीनों ही ये मानते हैं कि जो मनुष्य है उसका जन्म इस जो प्रथम मनुष्य आया था वो यहाँ शासक बन के आया था और वो शासक बनने के बाद उसका ईश्वर का प्रतिनिधि था, इसलिए वो क्या चाहता था कि यहाँ मानव का विकास हो, उनकी रक्षा के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार के जो समर्थक होते हैं, जो देवी सिद्धांत के समर्थक होते हैं, वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं? वंशानुगत शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं, या जो पितृसत्तात्मक पैतृक जो राजतंत्र होता है उसका समर्थन करते हैं। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, वो है बल या शक्ति का सिद्धांत। कौन सा? बल या शक्ति का सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कहते हैं कि जो राज्य है वो बल या शक्ति का परिणाम है। किसका परिणाम है? बल या शक्ति का परिणाम है। जिस व्यक्ति के पास बल होगा या जिस व्यक्ति के पास शक्ति थी उसी ने राज्य की उत्पत्ति की है। कि इस प्रकार के विचारक क्या मानते हैं कि जो प्रथम मनुष्य रहा होगा वो उसने युद्ध में विजय प्राप्त की होगी,
क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली रहा होगा और उसने युद्ध में विजय प्राप्त की होगी, इसलिए उसके पास राज्य है और जो विजेता है उसने ही राज्य की स्थापना की है, उससे ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति में क्या प्रमुख आ गया यहाँ? शक्ति। जिसके पास शक्ति होगी वो क्या करेगा? राज्य की उत्पत्ति करेगा। इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन है? डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम अपनी जो इनकी पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लिखते हैं कि जिस मनुष्य पर शासन करने यानी कि किसी समूह पर शासन करने वाला पहला मनुष्य युद्ध में सफल रहा होगा कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर या किसी समूह पर शासन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति रहा होगा वो युद्ध में विजय जरूर रहा होगा, वो युद्ध में विजय या सफल जरूर रहा होगा, इसलिए उसके पास शासन आया या इसलिए उसने राज्य की उत्पत्ति की। इसी प्रकार इसके समर्थक ई जैक्सन भी है। ई जैक्सन अपनी पुस्तक हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स में लिखता है कि राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? युद्ध से हुई है। इसके अन्य समर्थक कौन है? ओफनहाइमर है, ट्राइचेक है, बर्नहार्ट है, ये इसके कुछ और अन्य समर्थक हैं। इस प्रकार के जो बल या शक्ति के सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं वो आपके जनसंख्या वृद्धि का समर्थन भी करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? जनसंख्या वृद्धि का समर्थन भी करते हैं। उनका ये मानना होता है कि जिस राज्य के पास जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके पास उतनी ज़्यादा शक्ति होगी या बल होगा, क्योंकि वो सेना के लिए कार्य कर सकते हैं या उस राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं, तो वो राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होगा और वो राज्य बना रहेगा। तो ये उत्पत्ति में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? राज्य की उत्पत्ति में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? शक्ति को या बल को। जो तीसरा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस प्रकार के जो विचारक होते हैं, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है, कि व्यक्तियों के मध्य समझौता हुआ होगा और फिर उन लोगों ने समझौते के माध्यम से क्या किया है? राज्य की स्थापना की है। कि पहले अराजकता वाली स्थिति रही होगी, सारे व्यक्ति स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे होंगे या संघर्ष कर रहे होंगे, फिर कुछ लोगों के मध्य सहमति बनी, उन्होंने समझौता किया और समझौते के माध्यम से उन्होंने राज्य नामक संस्था की स्थापना की है। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, कांट, बेंट्रा द जुवेनल, जॉन रॉल्स, अल्थुजियस, रॉबर्ट नोजिक, कौटिल्य, बौद्ध दर्शन और भारतीय विचारक, ये इतने लोग इसके समर्थक हैं। ज़्यादातर जैसे हॉब्स लॉक जो फेमस हैं वो कौन कौन हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। इनको तो आपको जब सेकेंड ईयर में आप जाओगे तब भी इनको पढ़ना पड़ेगा कि हॉब्स, लॉक, रूसो आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था, क्योंकि ये सामाजिक समझौते के माध्यम से क्या करते हैं? राज्य की स्थापना की बात करते हैं। ये कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होगी, अलग अलग विचारक हैं, तीनों अलग अलग बात करते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों अलग अलग बात करते हैं। कुछ मानते हैं कि व्यक्ति दुर्गुणी था, एक दूसरे से संघर्ष करता था, जो अवस्था थी वो संघर्ष की अवस्था थी, उससे बाहर निकलने के लिए व्यक्तियों ने समझौता किया। कुछ मानते हैं सद्गुणी थे लेकिन कुछ संस्था का विकास करना चाहते थे इसलिए उन्होंने समझौते किए। तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। आगे के वीडियो में हम चर्चा इसी को कंटिन्यू रखेंगे।